नमस्कार। आप सभी बीए पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान में स्वागत है। आज हम हमारे व्याख्यान का चौथा भाग पर चर्चा करेंगे। इस चौथे भाग के अंतर्गत हम यह जानेंगे कि समाजशास्त्र की जो वैज्ञानिक प्रकृति है उस पर क्या क्या आपत्तियां हैं, क्या क्या आरोप लगाए गए हैं। पिछले अध्याय में मैंने आपको समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के पक्ष में 8 प्रमाणों की चर्चा की थी। उन प्रमाणों के आधार पर विद्वान यह स्थापित करते हैं, समाजशास्त्री विचारक यह स्थापित करने का प्रयास करते हैं कि समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है, जबकि कुछ सामाजिक विचारकों का मानना है कि समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं हो सकती। इसके अंतर्गत सी राइट मिल्स, पीटर बोर्दियू, पीटर बर्जर, सोरोकिन आदि समाजशास्त्री आते हैं। इन समाजशास्त्रियों का कहना है, स्पष्ट रूप से कहना है कि समाजशास्त्र की जो प्रकृति है वह मूल रूप से मानविकी है, और समाजशास्त्र की प्रकृति जब मानविकी है तो समाजशास्त्र वैज्ञानिकता का गुण नहीं रख सकता। अब हम जो समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के ऊपर जो आपत्तियां हैं, जो आरोप हैं, उनका एक एक कर विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। समाजशास्त्र की जो पहली वैज्ञानिक प्रकृति पर आपत्ति है वह है समाजशास्त्र में यथार्थता का अभाव पाया जाता है। समाजशास्त्र के जो नियम हैं वो कार्य कारण के आधार पर सदैव सत्य सिद्ध नहीं हो सकते। किसी भी निश्चित कारण का परिणाम वही है जो पहले हो चुका है, यह जरूरी नहीं है। अतः समाजशास्त्र के नियम हर व्यक्ति व घटना पर सत्य साबित हो, यह जरूरी नहीं है। इस आपत्ति के अनुसार समाजशास्त्र में यथार्थता का अभाव पाया जाता है। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि समाजशास्त्र में जो सिद्धांत निर्मित किए जाते हैं वह सिद्धांत सभी व्यक्तियों पर, सभी घटनाओं पर, सभी जगह लागू नहीं किए जा सकते। उदाहरण के लिए, निर्धनता के लिए जब यह सिद्धांत बनाया गया कि रूढ़िवादिता निर्धनता को जन्म देती है, या रूढ़िवादिता अमीर व्यक्ति को भी निर्धन बना देती है, यह सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं होता। कुछ रूढ़िवादी तत्व, रूढ़िवादी परिवारों को मानने वाले लोग दिन प्रतिदिन अमीर से अमीर होते चले जाते हैं, क्योंकि वह इस सिद्धांत को अपने ऊपर लागू नहीं होने देते। इसलिए समाजशास्त्रियों का यह मानना है कि समाजशास्त्र से बने सिद्धांतों में यथार्थता का अभाव पाया जाता है। प्रत्येक सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति पर और प्रत्येक स्थान पर और प्रत्येक घटना पर लागू नहीं किया जा सकता। प्रत्येक घटना व्यक्ति पर यह सत्य सिद्ध नहीं हो सकता। इसी तरह एक सिद्धांत समाजशास्त्र का और भी है कि टूटे हुए परिवार बाल अपराधी होते हैं, परंतु जब बाल अपराधियों का अध्ययन किया गया तो उनमें से 20 से 25% विद्यार्थी ऐसे परिवारों से थे जो परिवार टूटे हुए नहीं थे। अर्थात ऐसा कहना कि टूटे हुए परिवार अर्थात जिन परिवारों में माता पिता में हिंसक घटनाएं देखने को मिलती हैं, माता पिता में एक की मृत्यु हो चुकी होती है, एक को या तो परित्याग कर चुके होते हैं, ऐसे परिवारों से बाल अपराधी पैदा हों, यह पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। क्योंकि विश्लेषण में यह पाया गया है कि जो बाल अपराधी हैं वह टूटे हुए परिवारों से ही आते तो हैं, लेकिन पूर्ण रूप से आना संभव नहीं है। इसके उलट यह देखा गया है कि टूटे हुए परिवारों से जो बालक समाज में आते हैं वह विशेष सामाजिक बौद्धिक गुणों को लेकर भी आते हैं। इसलिए टूटे हुए परिवार बाल अपराध को जन्म देंगे पूर्ण रूप से सत्य सिद्ध नहीं हो सकता। निर्धनता और बाल अपराध के यह दोनों सिद्धांत समाजशास्त्र में यथार्थता के अभाव को बताते हैं। इसी तर्क के आधार पर कुछ समाजशास्त्री यह कहते हैं कि समाजशास्त्र को पूर्ण रूप से वैज्ञानिक विषय नहीं माना जा सकता।
दूसरा जो समाजशास्त्र पर आपत्ति है, वैज्ञानिक प्रकृति पर आपत्ति है, वह है सार्वभौमिकता का अभाव। जब हम समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के पक्ष में प्रमाण पढ़ रहे थे, तब भी हमने सार्वभौमिकता पर चर्चा की थी। समाजशास्त्रियों का यह कहना है कि समाजशास्त्र में सार्वभौमिकता का अभाव पाया जाता है, क्योंकि सामाजिक घटनाएं जो हैं वह समय और स्थान के अनुरूप होती हैं। इसके उदाहरण के रूप में हम इस रूप में समझ सकते हैं कि बिहार में यदि किसी व्यक्ति के पास शराब की बोतल पाई जाती है तो वह अपराधी है, जबकि गुजरात में यदि किसी व्यक्ति के पास शराब की बोतल पाई जाती है तो वह अपराधी है, क्योंकि गुजरात में शराब पूर्णबंदी ब्रिटिश काल के प्रभाव के समाप्ति से चली आ रही है, अर्थात स्वतंत्रता काल से चली आ रही है। जबकि भारत के किसी अन्य राज्यों में, अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में यदि शराब किसी व्यक्ति के पास पाई जाती है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। इसी प्रकार विवाह, परिवार एवं नातेदारी के जो प्रतिमान हैं वह सभी समाजों के अलग अलग होते हैं। चूंकि यह सभी समाजों में पाए तो जाते हैं, लेकिन इनके प्रतिमान अलग अलग होते हैं, इनके रीति रिवाज अलग अलग होते हैं। अतः समाजशास्त्र में सार्वभौमिकता का पूर्ण रूप से अभाव पाया जाता है। तीसरी जो आपत्ति है वह है वैज्ञानिकता का अभाव, अर्थात वैज्ञानिकता का अभाव अर्थात वस्तुनिष्ठता का अभाव। वस्तुनिष्ठता से अर्थ मैं पूर्व के व्याख्यान में आपको बता चुका हूं, यहाँ पर मैं आपको पुनः बता देता हूं। जिस भी किसी घटना पर, जिस भी किसी समस्या पर, जिस भी किसी प्रघटना पर सभी व्यक्तियों की जब एक राय होती है तो उसे हम वस्तुनिष्ठता कहते हैं। परंतु समाजशास्त्र में किसी भी सामाजिक घटना, किसी भी सामाजिक प्रघटना, किसी भी सामाजिक समस्या, किसी भी सामाजिक कारक पर सभी व्यक्तियों की एक राय नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए यदि हम किन्हीं सामाजिक घटनाओं का विश्लेषण करें तो हम ये पाएंगे कि उन सामाजिक घटनाओं के विचलन में सभी व्यक्ति एक रूप से सामने राय नहीं रखते हैं। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति द्वारा आत्महत्या किए जाने के कारकों की खोज, सड़क दुर्घटना के होने के कारकों की खोज, किसी भी अपराध के हो जाने पर उसके कारकों की खोज, या किसी भी सामाजिक प्रघटना, विवाह, परिवार एवं नातेदारी के फेलियर हो जाने पर, अर्थात तलाक हो जाने पर, परिवार के टूट जाने पर, नातेदारी में संघर्ष हो जाने की स्थिति में उसके कारकों का जो कारण ढूंढते हैं उन पर एक राय देखने को नहीं मिलती है। इस एक राय के अभाव में समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। उदाहरण के लिए जब दो व्यक्तियों में जब अपने वाहन पर जो हैं, चाहे वह 2 पहिया वाहन हो, 4 पहिया वाहन हो, एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी को पेड़ से भिड़ा देता है या किसी दीवार से भिड़ जाती है, तो उसमें जब कारकों की खोज की जाती है तो उसके कारकों पर व्यक्तियों के अलग अलग राय या अलग अलग मत देखने को मिलते हैं। कुछ कहते हैं कि ड्राइवर ने शराब पी रखी थी, कुछ कहते हैं कि गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था, कुछ कहते हैं कि कोई पक्षी या कोई गाड़ी के सामने विंड स्क्रीन पर कुछ आ गया था जिस कारण से गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया था। कुछ का मानना होता है कि गाड़ी के टायर फट गए थे जिससे गाड़ी अनियंत्रित होकर भिड़ गई। इस प्रकार यह देखने को पाया गया है कि समाजशास्त्रीय घटनाओं में वस्तुनिष्ठता का पूर्ण रूप से अभाव होता है। अगली जो आपत्ति समाजशास्त्र के वैज्ञानिक विषय को लेकर है वह है प्रयोगशाला का अभाव। प्रयोगशाला से तात्पर्य एक भौतिक परिवेश से है जिसके अंतर्गत किसी भी घटना को नियंत्रित किया जा सकता है। प्राकृतिक विज्ञानों में प्रयोगशालाओं के माध्यम से किसी भी घटना पर नियंत्रण रखा जा सकता है, उनका अवलोकन किया जा सकता है और उन पर निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। समाजशास्त्र में प्रयोगशाला नहीं बनाई जा सकती। समाजशास्त्र की प्रयोगशाला यदि माने तो वह पूरा समाज होता है और समाज में घट रही घटनाओं पर नियंत्रण, निर्देशन अवलोकन किया जाना संभव नहीं होता। इसलिए समाजशास्त्र में प्रयोगशाला का अभाव पाया जाता है और प्रयोगशाला का अभाव जिन जिन विषयों में होता है वे विषय वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित नहीं किए जा सकते जब तक सामाजिक घटनाओं का नियंत्रण, निर्देशन, संचालन और अवलोकन पूर्ण रूप से नहीं किया जा सकता, तब तक
किसी भी कोई भी विषय वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित नहीं किया जा सकता। अगली जो समाजशास्त्र के वैज्ञानिक विषय पर आपत्ति है वह है सामाजिक घटनाओं के मापन का अभाव। आप सभी जानते हैं कि प्राकृतिक विज्ञानों में उदाहरण के लिए गति, वजन और भी सामाजिक और भी प्राकृतिक रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र आदि के अंतर्गत घटनाओं का मापन किया जा सकता है, परंतु सामाजिक घटनाओं का मापन नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए क्रोध, प्रेम, त्याग, तपस्या, बलिदान, सामाजिक मित्रता आदि को हम नहीं नाप सकते कि कौन अधिक है, कौन कमजोर है, या कौन इनको किसी भी मात्रा में नापा जाना संभव नहीं है। उदाहरण के लिए जब हम मित्रता की बात करते हैं और एक व्यक्ति के यदि 10 से अधिक मित्र होते हैं तो हम यह नहीं बता सकते कि उस मित्र के साथ एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ जो मित्रता है उसका पैरामीटर क्या है, उसकी इकाई क्या है। समाज में यह देखने को आता है कि जो घनिष्ठ मित्र होते हैं एक समय के पश्चात वह घनिष्ठ शत्रु भी बन जाते हैं। इसलिए सामाजिक घटनाओं का मापन नहीं किया जा सकता, और जब सामाजिक घटनाओं का मापन नहीं किया जा सकता तो मापन के अभाव में कोई भी सामाजिक घटना, समस्या, प्रघटना, सामाजिक वस्तु का अध्ययन पूर्ण रूप से नहीं किया जा सकता है, सत्यता के आधार पर नहीं किया जा सकता है। और जब किसी भी सामाजिक घटना, प्रघटना, समस्या, वस्तु का अध्ययन पूर्ण रूप से नहीं किया जा सकता तो ऐसे में वह विषय पूर्ण रूप से वैज्ञानिक विषय कैसे हो सकता है। समाजशास्त्र के वैज्ञानिक विषय के संबंध में जो अंतिम आपत्ति है वह है मानवीय की प्रकृति की। समाजशास्त्रियों का यह मानना है कि समाज में जो घटनाएं घटित होती हैं वह सामाजिकता लिए हुए होती हैं। यदि कोई व्यक्ति, आप देखते हैं कि वह भूखा है, उसके पास कपड़े नहीं हैं, तो आप उसको भोजन भी करवा सकते हैं, आप उसको कपड़े भी दे सकते हैं, और ऐसा देना मानवीय प्रकृति के पक्ष को बताता है। जबकि वैज्ञानिक प्रकृति यह कहती है कि यदि कोई भूखा है तो वह भूखा इसलिए है क्योंकि वह मेहनत नहीं करता, और यदि उसके पास कपड़े नहीं हैं तो वह इसलिए कि वह कुछ कमाता नहीं है। इसलिए जब तक वह कमाएगा नहीं वह खाना भी नहीं खा सकता, कपड़े भी नहीं रख सकता, इसलिए उसको कपड़े देना और उसको खाना खिलाना उसको आलसी बनाना है, उसको कमज़ोर बनाना है। इसीलिए जब चूँकि सामाजिक घटनाएं मानवीय प्रकृति लिए होती हैं, अतः समाजशास्त्र की जो घटनाएं हैं, जो समस्याएं हैं, जो प्रघटनाएं हैं, जो वस्तुएं हैं, उनका तार्किक अध्ययन नहीं किया जा सकता। उनके साथ व्यक्ति के संवेग, पूर्वाग्रह, मनोवेग आदि जुड़ जाते हैं। उदाहरण के लिए जब किसी एक जज को यह कहा जाए कि सामने खड़ा हुआ जो नौजवान है उसने एक एक्सीडेंट किया और उससे 2 व्यक्ति मारे गए, तो वह उसका फैसला अलग होता है। लेकिन जब उसको पता पड़ता है कि सामने खड़ा नौजवान उसका बेटा है, तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जो न्याय दिया जाएगा वह परिवर्तित न्याय होगा। अर्थात समाजशास्त्र की जो मानवीय की प्रकृति है वह प्रकृति इसको वैज्ञानिक विषय होने में भी बाधा पहुंचाती है। इस तरह समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के पक्ष में जो ये 6 आरोप हैं, यह पूर्ण रूप से समाजशास्त्रियों द्वारा लगाए गए हैं। और चूंकि मैंने आपको प्रथम अपने व्याख्यान में बता दिया था कि समाजशास्त्र की प्रकृति को लेकर आज तक समाजशास्त्रियों में विवाद है, संघर्ष है, कि कुछ समाजशास्त्री कहते हैं कि समाजशास्त्र की प्रकृति एक वैज्ञानिक विषय के रूप में है, जबकि कुछ समाजशास्त्रियों का कहना है कि समाजशास्त्र एक मानवीय के विषय होने के साथ साथ समाजशास्त्र की घटनाओं में समाजशास्त्र में प्रयोगशाला के अभाव के कारण, समाजशास्त्र की घटनाओं का मापन के अभाव के कारण समाजशास्त्र एक वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित नहीं किया जा सकता। मूल रूप से परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के पक्ष के जो 8 प्रमाण हैं वह आपको
रजिस्टर बना के नोट्स तैयार कर लेने हैं और इसकी जो आलोचनाएं हैं उनको भी पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से तैयार करनी है। इस प्रकार आज का जो व्याख्यान है वह आपका पूर्ण होता है। अगले व्याख्यान में हम आगे चर्चा करेंगे।